हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अविनाश कुमार तिवारी, आप लोगों के मैथमेटिक्स टीचर। मैं आज से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का, जिसकी मैथ्स के सभी टॉपिक्स, एनसीईआरटी की सभी टॉपिक्स को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा विद कॉन्सेप्ट, विद बेसिक कॉन्सेप्ट एक तरह से कहा जाए तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन और सभी क्वेश्चंस, और साथ साथ में उनके ऑप्शनल जो होंगे उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। और पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसके बाद क्वेश्चंस, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, उस मेथड को मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ों को मैं जान लूँ आप लोगों को। ये जो क्लास 10th का बैच मैंने स्टार्ट किया, मान लीजिए अभी से मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, तो ये जो क्लास होगी वो बिल्कुल ही फ्री होगी। यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फ्री में अवेलेबल होगा। आप लोगों को समृद्ध एकेडमी विजिट करना होगा, SAMRIDH और ACADMI एकेडमी, और इसके बाद में फिर आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद में फिर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को समृद्ध एकेडमी से, वो आपके लिए बहुत ही कह सकता हूँ कि सिंपलेस्ट वीडियो होंगे, जो आप लोगों के आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा, स्पेशली मैथ सब्जेक्ट के लिए। ये जो भी सब्जेक्ट समृद्ध एकेडमी पे आप लोगों को अवेलेबल कराए जाएंगे वो बहुत ही कह सकता हूँ सिंपलेस्ट मेथड, सबसे सामान्य भाषा, सामान्य मेथड को फॉलो किया जाएगा, जिससे कि सभी लोगों को समझ आ सके। और कह सकता हूँ कि सिंपल मेथड के साथ साथ में एडवांस मेथड को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने दें, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। चाहे आप मैथ्स के ओलंपियाड में आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा उससे, और साथ में जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें भी फ़ायदा होगा, या जो स्टूडेंट एग्जैक्टली SSC, बैंक, रेलवे या फिर वनडे एग्जामिनेशन में कहता हूँ उसे, उसकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि जिनके पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो इस क्लास को थ्रू आउट देखें, उनको बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। या फिर जो बच्चा आगे सोचता है कि मुझे कंपटीशन की तरफ जाना है, जैसे कि SSC, बैंक, रेलवे के कोई टारगेट रख लेता है, तो उन लोगों के लिए ये जो क्लास होगी एग्जैक्टली वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि हम कोचिंग में तो जाते हैं, मैं भी कोचिंग कराता हूँ, अच्छे अच्छे कोचिंगों में जाके पढ़ाता हूँ। मैं ब्रांड के नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं जाके पढ़ाता हूँ। लेकिन हमें टारगेट मिलता है वहाँ पर कि इतने क्लास में आपको इतना आप लोगों को क्वेश्चन कराना है और ये आपको सिलेबस कवर कर लेना है। लेकिन मेरे पास यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं एक क्लास में ख़त्म करूँ, 2 में, या 200 क्लास में ख़त्म करूँ। इस क्लास का मतलब ही मेरा है कि आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट दे सकूं और अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से सिखा सकूं, ताकि आप लोगों को और कहीं भी क्लास लेने की ज़रूरत ना पड़े। बस इस क्लास का एक ही उद्देश्य है, या ये कह सकते हैं कि सब पढ़े तो देश बढ़े। ये इस क्लास का एक नारा है, स्लोगन है कि सब पढ़े और देश बढ़े। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आइए हम क्लास की तरफ चलते हैं। आज हमारे जो पहले एग्जैक्टली कह सकता हूँ टॉपिक्स है, इसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर से दिमाग में एक दो चीज़ें हमें बिल्कुल ही याद आता है कि और भी नंबर्स होते हैं जो 9th में हम लोगों पढ़े हैं। 9th में हम लोगों ने रियल नंबर से और भी इतर नंबर्स यानी कि अलग हम लोग नंबर्स को पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इन सारे नंबर्स को। तो जब तक इन नंबर्स को हम लोग थोड़े बहुत भी समझते नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को लगभग ये याद भी होगा। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करके भी मैं बताने जा रहा हूँ एग्जैक्टली कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, और रियल नंबर क्या होता है एग्जैक्टली, और नेचुरल नंबर, सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होता है क्या एग्जैक्टली? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर करते हैं। ठीक है, मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं एक क्लास ले रहा हूं। मैं बुक को हूबहू आप लोगों को कॉपी में कभी नहीं करूंगा, बुक से थोड़ा सा अलग मैं जरूर जाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर बुक आप लोगों को समझ में आती तो आप लोग मेरी क्लास को नहीं देख रहे होते, या किसी वीडियो क्लास किसी टीचर के पास जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग मेरे पास इसलिए आए हो, या मेरे जैसे और भी बहुत सारे टीचरों पर इसलिए जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज मिले, सिंपल लैंग्वेज मिले, और आपके लिए ये जो बुक है हम लोग इजी बना दे ताकि आप लोग अच्छे समझ में आए। समझे बात को? तो मैं बिल्कुल ही कह सकता हूं वर्ड टू वर्ड जो डेफिनेशन दे रखा है नेचुरल नंबर का, उसमें मैं कभी नहीं जाऊंगा, या किसी के बारे में।
आप लोग एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं या होल नंबर किसे कहते हैं, या मैथ्स की कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो आपको मैं प्रोवाइड जो करूंगा इसीलिए वो समझ में आ जाएगा, उससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या आप दूसरी चीज, मैं कभी भी रटने की भी जो कह सकते हैं सिस्टम है या कह सकते टेंडेंसी है उसे फॉलो नहीं करता। कुछ चीज़ों को याद किया जा सकता है, जैसे कोई फार्मूला होगा उसे याद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कोई फार्मूला बना कैसे इसको जाने। अगर आप फार्मूला की फॉर्मेशन आप जान जाएंगे तो उस बेस्ड पे या वो फार्मूला के उसके एक दो स्टेप पहले बेस्ड पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप अगर फार्मूला है किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक बार रट लेते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फार्मूला बना कैसे है अगर ये आपको पता चल जाए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। समझे बात को? तो मैं हर चीज कॉन्सेप्ट बना कैसे इस पे मैं फोकस करूंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी सवाल है आप आराम से कर सकते हैं। समझे? तो स्टार्ट कर नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। मींस काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड एग्जैक्टली द नेचुरल नंबर, ये सबको पता होगा। काउंटिंग मींस क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह वगैरह, जितना गिन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ पॉजिटिव, ध्यान रहे कि इसके नीचे रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। समझा बात आप लोग? चलिए आते हैं नेचुरल नंबर की। मैंने बात की आप लोगों से सबसे पहले, काउंटिंग नंबर की बात किया मैंने, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। समझ आप लोगों को? सिंपल सा तरीका है। दूसरा, अब इसके बाद क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। क्योंकि अगर आप सोचें कभी कि जीरो अगर ना हो तो बहुत सारे डिजिट हम नहीं बना पाएंगे, बहुत सारे डिजिट नहीं बना सकते हैं, मुश्किल होगा, इसलिए उसको जीरो को इंक्लूड किया गया। तो जीरो एग्जैक्टली जैसे मैं इंक्लूड करूंगा नेचुरल नंबर में वो बन जाता है होल नंबर। क्या बनता है? होल नंबर। यहां n का मतलब होता है 1 2 3 4 एंड सो। समझे आप लोग? ये होल नंबर हो जाता है। इसके बाद में हमारे पास में आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है एग्जैक्टली? इसे जेड से इंडिकेट कहते हैं। मैं सिंबॉलिक नेम नहीं बताने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सिंबॉलिक नेम तब पूछेगा नहीं। हाँ, कभी आप सेट थ्योरी वगैरह के प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि आप 11th या 12th में जाएंगे तो सेट थ्योरी एक टॉपिक्स है, वहाँ पर इनकी जरूरत पड़ती है, एन का, आई का, या जेड का, या डब्ल्यू का, या फिर आर का, या वगैरह वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों की फिलहाल नहीं है। तो हम लोग इसी सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होता है? इंटीजर मीन्स क्या होता है एग्जैक्टली? कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ, सोचा तो जरूर होगा, लेकिन अभी आप लोगों के दिमाग में दौड़ रहा होगा कि इंटीजर होता क्या है। सबको पता है। मीन्स नेचुरल नंबर को अगर सिर्फ हम नेगेटिव कर दें और साथ में जीरो को ऐड कर दें तो वो बन जाएगा आप लोगों का होल नंबर। क्या होगा? होल नंबर। बात समझ में आप लोगों को क्लियर है? ध्यान समझे आप लोग। अगर मैं नेचुरल नंबर जितने भी हैं उनके पहले अगर मैं माइनस लगा दूं और साथ में जीरो को ऐड कर दूं तो वो बन जाता है इंटीजर। क्या बनता है? इंटीजर बन जाता है। ये P/Q के फॉर्मेट में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मुझसे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, जैसे कहा उन लोगों ने -8/, अगर 2 सर कर दिया जाए तो क्या ये इंटीजर होगा? तो मैं बोलता हूं इसको कट कीजिए और -4 एक ये इस फॉर्मेट में ले आइए, ये इंटीजर होगा। ये इंटीजर फॉर्मेट में नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये P/Q के फॉर्मेट में है। बात समझ में आप लोगों को? ये क्या है? P/Q के फॉर्मेट में है। बिल्कुल सिंपल तरीका। अब आते हैं, अब इंटीजर के बाद में क्या होता है? अब इंटीजर के बाद में आता है हमारे पास में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? इसे हम लोग P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं। P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे डिजिट हाँ, मैं लिख सकता हूं, किसी भी डिजिट को मैं P/Q के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। ध्यान रहे, इसका जो Q मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर कहता हूं मैं इसे। जो डिनोमिनेटर Q है एग्जैक्टली वो Q कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। Q कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होता है। समझे आप लोग? अब एग्जांपल के लेते हैं। P/Q मतलब क्या होता है कि अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों के साथ में तो एक चीज इसमें और ऐड हो जाता है। अगर मैं बात करूं इंटीजर की, तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इंटीजर में एक चीज और ऐड कर दूं, फ्रैक्शन, चाहे वो कोई भी हो, तो वो बन जाता है एग्जैक्टली रेशनल नंबर। वो बनता है रेशनल नंबर।
अगर इंटीजर के साथ में अगर हम लोग फ्रैक्शन को ऐड कर देते हैं, उसकी फैमिली में हम उसे सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो बन जाता है एग्जैक्टली रेशनल नंबर। एग्जांपल के देखें, जैसे कि अगर बात करूं तो 1 भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है, अगर मैं बात करूं -1 भी रेशनल नंबर है, 1/2 भी रेशनल नंबर है, 3/5 भी रेशनल नंबर है, और 5/3 भी रेशनल नंबर है, और -3/5 ये भी रेशनल नंबर है। समझे आप लोग? समझ में आ रही है ना? तो ये सारे डिजिट जो क्या है एग्जैक्टली ये रेशनल नंबर है, ये सभी सभी रेशनल नंबर है। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो इसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद में कभी कभी लोग अब अगला नंबर आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो होता है एग्जैक्टली P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता है, P/Q के फॉर्मेट में वो नहीं होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इन नंबरों से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो डिविजिबल नहीं होता है और न ही वो रिकरिंग होता है, मतलब कि डेसिमल के बाद भी रिपीट होता है, उसे रिकरिंग कहा जाता है। उसके मैं आऊँगा इस रियल नंबर जो टॉपिक्स एग्जैक्टली है उसमें एक 1.2 या 3 होगा, उसमें इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है, उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहां तक तो समझ में आई आप लोगों को अच्छे से। अब चर्चा करते हैं फिर से नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर एग्जैक्टली होता क्या है कि जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। दूसरा होल नंबर क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तीसरा इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ में अगर 0 को ऐड कर दो, लेकिन नेचुरल नंबर क्या हो, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और साथ साथ में अगर नेचुरल नंबर पॉजिटिव भी हो तो भी लेना चाहिए, वो जरूरी है। नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, ये नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव भी इंक्लूडेड होता है तो वो इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब मेरे कहने का मतलब है कि -1, -2, 0, 1, 2, 5 ये सारे क्या होते हैं एग्जैक्टली, ये इंटीजर होते हैं। समझे आप लोग, ये भी इंटीजर होते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर जो कि P/Q, नॉर्मली हम रट के थक चुके हैं। P/Q क्या आता है फॉर्मेट भाई, या तो ये रेशनल नंबर होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, हम लोग बहुत पढ़े इसके बारे में। अब मैंने इसका कुछ एग्जांपल दिया, समझाया कैसे आप लोगों को कि टोटल इंटीजर प्लस साथ में फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। फ्रैक्शन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं एग्जैक्टली रेशनल नंबर। क्या कहते हैं हम लोग, रेशनल नंबर कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब चर्चा करते हैं हम लोग इंटीजर के बारे में, सॉरी इंटीजर नहीं, इरेशनल के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है, ये P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है। अक्सर हम लोग यही पढ़ते हैं P/Q के फॉर्मेट में नहीं होता है, न ही ये डिविजिबल होता है, न ही ये रिपीटेटिव होता है। तो होता क्या है, अब जा देखिए, तो जितने भी आपके ऑड नंबर हैं एग्जैक्टली, ऑड में प्राइम, ध्यान रहे ऑड नंबर वो भी ऑड में प्राइम नंबर हैं, वो अगर उनको अंडर रूट कर दिया जाता है तो वो इरेशनल नंबर बन जाते हैं अप्रॉक्स। मैं सारी की बात नहीं करता हूं, थोड़े बहुत में भी हो सकता है एक्सेप्शनल, जिसको मेरे दिमाग से बाहर है, लेकिन अभी तक जितने मैंने देखे हैं प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर स्पेशली। अब 2 को की चर्चा लोग अक्सर कर देते हैं, तो मैं 2 को ऑड भी कह सकता हूं, इवन भी, लेकिन लोग नॉर्मली इवन कहते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर की अगर चर्चा किया जाए तो प्राइम नंबर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि प्राइम नंबर होता क्या एग्जैक्टली। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनकी फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं और वो खुद होता है, और ऑड प्राइम की तो मैं बात ही अलग हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, √2, √3, √5, √7, या फिर √2 + 3, या फिर 3 √2, या फिर √5/2। ये सारे जो डिजिट आप लोगों को दिख रहे हैं, या एक और मैं लिख दूं 1/√2, ये सभी के सभी क्या है, इरेशनल है। अगर अब कोई स्टूडेंट कहता सर √11 के बारे में चर्चा करें, √19, √23, ये सभी के सभी क्या है। अब जरा फर्क देखिए तो सही, 11 क्या है, ये ऑड नंबर है, इसके फैक्टर क्या है, सिर्फ 1, ये हम इजीली प्राइम कह सकते हैं इसको। इसका मैंने अंडर रूट किया तो ये क्या होता है, इरेशनल हो जाता है। 19 को ले लेते हैं, 17 को ले लेते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं एग्जैक्टली, ये इरेशनल होते हैं। लेकिन ध्यान रहे अंडर रूट में होना चाहिए, अंडर रूट से बाहर होंगे तो ये या तो आप इसे आप प्राइम नंबर कहेंगे या फिर आप इसे ऑड नंबर कहेंगे। आप लोग इसे समझ में आप लोगों को बात, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो यहां तक तो क्लियर हो चुका है इरेशनल क्या होता है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं हम इसके बाद में सब लोगों का इन सबसे बड़ा जो होता है एग्जैक्टली उसे हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। कोई भी नंबर होता है वो रियल नंबर होता है,
कोई भी नंबर, इसके साथ में एक पाई भी आता है, एक पाई भी एक है जिसका वैल्यू 22/7 होता है एग्जैक्टली। इसको डिवाइड करने के बाद में रिपीट नहीं होता है, ये भी इरेशनल में काउंट किया जाता है। तो आप बात समझें आप लोग कि रियल नंबर क्या होता है, सभी नंबरों को, कोई भी नंबर आप एग्जांपल में ले लें वो रियल नंबर होता है। √2 रियल नंबर, √1, √1 तो 1 ही हो जाएगा, वो भी रियल नंबर। 0 रियल नंबर। हाँ, एक स्टूडेंट ने वो अभी कमेंट किया, उन्होंने पूछा मुझसे क्या कि सर 0 को क्या कहेंगे आप? तो 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही वो निगेटिव होता है, समझे आप? तो ये चीजें थी, तो ये हमारे लिए एग्जैक्टली इरेशनल तक। अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में यहां रियल के बारे में बता देता हूं। रियल क्या होता है? रियल नंबर में मैं इंक्लूड करता हूं ऑल नंबर, ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स मिलके क्या बनते हैं? रियल नंबर बनता है। क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। थोड़ा सा आप लोगों को मैंने ये कह सकता हूं कि हाईलाइट किया नंबर्स के बारे में, आप लोगों को याद कराया आपको कि ये नंबर्स क्या थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर के बारे में और रियल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे और जो क्लास 10th के 1.1 है उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझे आप लोगों को? अब एक बार मैं थोड़ा सा चार्ट बना देता हूं, उस चार्ट के थ्रू आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। इसका उसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, आइए चलते हैं चार्ट की तरफ। आइए चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन होता है? मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए रियल नंबर। इसे दो पार्ट में समझ सकते हैं। एक होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। रेशनल नंबर को हम लोग समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से, इंटीजर, सॉरी इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा मैं ऐसे आ जाता हूं। इंटीजर के नीचे कौन सा होगा? इसको हम लोग कहेंगे होल नंबर, उसके नीचे होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है, ये आप लोगों को बस याद रखना है। रियल नंबर सबसे बड़ा होता है, थोड़ा सा इरेशनल अलग हो जाता है। बाकी इरेशनल नंबर से छोटा कौन सा होगा? इंटीजर। इंटीजर से उसके लिए होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर में अगर मैं नेचुरल नंबर में मैं 0 को ऐड कर देता हूं तो मेरा होल नंबर हो जाता है। क्या होता है? होल नंबर हो जाता है। अगर होल नंबर में मैं क्या करता हूं कि नेचुरल नंबर नेगेटिव को इंक्लूड कर देता हूं, होल नंबर में मैं नेगेटिव नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर देता हूं तो वो बन जाता है इंटीजर बन जाता है। और इंटीजर में क्या होता है कि अगर इंटीजर के साथ में मैं फ्रैक्शन को ऐड कर देता हूं, फ्रैक्शन को ऐड कर देता हूं तो वो बन जाता है आपका रेशनल नंबर। क्या बनता है? रेशनल नंबर। और इरेशनल तो मैं आपको बता ही दिया कि जितने कह सकता हूं कि ऑड नंबर एग्जैक्टली है, ऑड नंबर का आप अंडर रूट करते हैं तो अप्रॉक्स सारे ऑड नंबर जो होते हैं एग्जैक्टली जो हो गए, एग्जैक्टली 9 को भी लोग ऑड नंबर में काउंट करते हैं, तो 9 को छोड़ दें आप लोग, ऑड प्राइम नंबर और अच्छा हो जाएगा। ऑड नंबर हो और वो प्राइम नंबर हो, ऑड नंबर हो और वो प्राइम नंबर हो, उसका अगर आप अंडर रूट करते हैं तो वो बनता है इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बस यही एग्जैक्टली है हाईलाइट आप लोगों के लिए नंबर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की 1.1 के बारे में। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को अच्छे से आ चुकी है? क्लियर है? फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं। रियल नंबर सबसे बड़ा होता है। रियल नंबर दो नंबरों को मिलकर बनता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है एग्जैक्टली कि इंटीजर, इंटीजर के साथ में क्या होता है? फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। फ्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो इसको एक्चुअली रेशनल नंबर में काउंट किया जाता है। अब इसको रेशनल को समझने के नीचे चलते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लोग गिनते हैं, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं।
तो नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को ऐड कर देता हूं सिर्फ, तो क्या बनता है? होल नंबर। जीरो ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, ध्यान रहे। होल नंबर में क्या होता है कि नेगेटिव नेचुरल नंबर को ऐड किया जाता है, मतलब -1 -2 -3 -4 इनको ऐड कर दिया जाए तो क्या बनते हैं? इंटीजर बनते हैं। और इंटीजर में अगर मैं फ्रैक्शन को ऐड कर दूं, यानी कि P/Q फॉर्मेट, किसको? P/Q को फॉर्मेट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है एग्जैक्टली है? किसके साथ ऐड करना है? इंटीजर के साथ में, तो वो क्या बन जाता है? रेशनल नंबर। और इरेशनल होता है जो कि ऑड प्राइम नंबर। एग्जैक्टली ऑड कौन सा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे कि 19 हो गया, 15 हो गया, ये सारे ऑड नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, इनके और भी फैक्टर्स है। तो मैं कह रहा हूं ऑड प्राइम नंबर जितने लगभग होते हैं वो सभी के सभी अगर अंडर रूट किया जाए तो वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। यही तक था ये हाईलाइट नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास में एक थ्योरम दे रखा है 1.1, जिसको कहा जा रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। इसको कहा गया है यूक्लिड्स। ये होता क्या है? ये होता क्या है? आप लोग का स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो एनसीईआरटी बुक कहता है। मैंने उसको आपको डिस्प्ले में लगा दिया। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता एग्जैक्टली, यूक्लिड में कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मान लीजिए कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ए और बी, ए और बी लेते हैं, और ए जो है वो बड़ा है बी से, बी भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर ये बी भी बड़ा हो सकता है ए से। आप लोग रखते हैं ए हमेशा बड़ा होगा बी से, या ए और बी रखते हैं तो मैं दोनों में से किसी एक को बड़ा रख सकता हूं। ये कोई कंफर्मेशन बिल्कुल फिक्स नहीं है कि भाई ए ही बड़ा होगा, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई भी रख सकते हैं, जो भी सर लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले लोग अब असर रख सकते हैं। एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, मैं ये जो क्लास ले रहा हूं आप लोगों का, इंग्लिश मीडियम में सारे क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली ये है, लेकिन हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियोस को देखते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आएगी क्वेश्चंस को, और उनके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैथ्स जो एग्जैक्टली होगा 11th-12th में मैथ इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, हिंदी मीडियम में नहीं। ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलने आना जरूरी है, अगर आपको समझ में आती है इंग्लिश, आप लिख सकते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज 2-3 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मेरे ही क्लास को लास्ट तक देखते रहें आप लोगों को, इंग्लिश मीडियम में खुद कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे बैच को पढ़ा चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चों ने कंप्लेन किया कि सर एग्जैक्टली प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा कि आपके स्कूल की जो लेक्चर थी और मेरे लेक्चर में डिफरेंस क्या है। हम दोनों के बीच में एक ही चीज डिफरेंस आना चाहिए कि आपको समझ में आनी चाहिए, आपको क्लास में जो चीजें बर्डन लग रही है मेरे पास आते ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैंने इस जो क्लास ले रहा हूं उसको मैंने एक मीडियम का नाम दिया हिंग्लिश। हिंग्लिश मीन्स हिंदी और इंग्लिश मिक्स, ठीक है। जो वर्ड्स होंगे एग्जैक्टली जो बुक के वर्ड्स होंगे, जिसको कह सकते मैथमेटिकल वर्ड होंगे, उनको मैं इंग्लिश में वर्ड को इंग्लिश में स्पेल करूंगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं जो लैंग्वेज यूज करूंगा वो हिंदी में यूज करूंगा। तो आप लोग माइंड ना करें प्लीज, मेरा एक ही मोटो है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो अब चर्चा करते हैं। अब कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, कहता है कि ए और बी क्या है भाई, ए और बी के पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ध्यान से देखिए, इंटीजर अभी मैं पहले आप लोगों को इंटीजर समझा चुका हूं क्या होता है इंटीजर, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह 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 बहुत सारे होंगे, लेकिन -1 -2 -3 -4 -6 ये नहीं कह रहा है। इंटीजर भी कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर। बात क्लियर है। अब चलते हैं ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर Q एंड R सेटिस्फाइंग। दो और इंटीजर हैं, Q है और R है, इनको सेटिस्फाइड किस तरीके से कर रहा है, इनको सेटिस्फाइड किस तरीके से कर रहा है, जरा गौर देखें, ध्यान दें आप लोग। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये मैं इस सिचुएशन के लिख रहा हूं, मैं इस सिचुएशन के लिख रहा हूं BQ प्लस R। सिचुएशन कहता क्या है कि R क्या होना चाहिए, R जो है वो 0 के इक्वल होगा, या निगेटिव तो जाएगा नहीं, कम से कम 0 के इक्वल होगा,
ठीक है, और आर से जो कि एक्चुअली आर जीरो छोटा है, लेकिन ये जो आर होगा वो बी से छोटा होगा। क्या होगा? बी से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? बी से छोटा होगा। क्लियर है? मतलब क्या होता है कि ए जो होगा किसके इक्वल होगा? बी, और एक क्यू इंटीजर है उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और आर को उसके साथ में ऐड कर दीजिए, तो ये सब लोग मिलकर किसके बराबर होंगे? ए के इक्वल होंगे। ए के इक्वल होंगे। अब कंडीशन ये दे रखा है कि आर और बी का रिलेशन क्या होगा, तो आर जो होगा जीरो के इक्वल होगा, लेकिन बी से वो हमेशा ही छोटा होगा। बात समझ आप लोगों को आई? अब इसी सिचुएशन को मैं उल्टा कर देता हूं, इसके लिए लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू ए क्यू और प्लस आर। यहां भी आर की सिचुएशन वही होगी, किससे छोटा होगा? ए से छोटा होगा, लेकिन जीरो के क्या होगा? ये इक्वल होगा। बात समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, अब इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए? इसको जस्टिफाई कैसे? सब लोग रट चुके होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, हालांकि पिछले सेशन में यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया था एग्जैक्टली कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब डिवीजन जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग एचसीएफ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत लंबे डिजिट के बारे में, तो वो बहुत आसानी से इस मेथड से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका बारे में आते हैं। अब इसको जस्टिफाई कैसे करें हम लोग भाई, कि ये कैसे करेगा? अब जरा कुछ देर के लिए सोचें। अगर मैं कहूं कि 9 और 2 दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनका सिचुएशन कैसे फिट होगा इसमें? अब जरा गौर से देखें आप लोग। 9 इज इक्वल टू, हम लिख सकते 2 इंटू क्यू प्लस आर, लिख सकता हूं मैं, कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को, कोई कंफ्यूजन नहीं है? 2 क्यू और आर, और क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आर है भाई वो एग्जैक्टली जीरो से बराबर हो सकता है, और जीरो और आर जो होगा जीरो से बड़ा होगा, जीरो के इक्वल होगा और जीरो से बड़ा होगा, लेकिन ध्यान रहे ये 2 से छोटा होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो जो आर मतलब यहां पर रिमाइंडर है, एग्जैक्टली आर की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती है। 2 नहीं हो सकती है। बात समझ में आप लोगों को आई? अब जल्दी जरा चेक करते हैं। अगर देखो, अगर 2 से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं तो 2 4 जा होता है, यानी q की वैल्यू में क्या रख सकता हूं? 4 रख सकता हूं, और r की वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। बात समझ में आप लोगों को आई? अब अगर आगे चर्चा करूं कि अगर इसकी वैल्यू 2 रख दूं, जरा कुछ देर के लिए सोचें कि रिमाइंडर अगर मैं 2 रखता हूं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। वजह क्या होता है कि एक और बार में वो चला जाएगा, एक और बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 4 की जगह ये 5 टाइम होगा। देखिए कैसे, 4 2 जा 8 और ये 2 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो 2 से तो ये 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 के जगह हमें 10 लिखना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें ये सिखाता है कि एग्जैक्टली जो कोई यहां पर रहता है, कोई अगर इंटीजर यहां पर हो और इस सिचुएशन में हो, तो उसका रिमाइंडर जो होता है हमेशा ही वो जो इसका कह सकता हूं मैं कि डिविडेंड होता है एग्जैक्टली उसके छोटा होता है, जिससे क्या होता है? रिमाइंडर क्या होता है? डिविडेंड जो होता है एग्जैक्टली, जिससे हम लोग इसको बी मान लिया गया है इस क्वेश्चन में, तो उससे क्या होता है? वो हमेशा छोटा होता है। बात समझ में आप लोग को आ गई? तो ये था एग्जैक्टली यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूं। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहता है कि ए और बी दो इंटीजर हैं, सिचुएशन में एक है ए क्या है? बी से बड़ा है, ये सिचुएशन में बी ए से बड़ा है, और क्यू और आर दो और पॉजिटिव इंटीजर है। अब एक ये सिचुएशन बनाते हैं, क्या सिचुएशन बना रहे हैं कि बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर इसके लिए, और ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्यू क्या क्वोटेंट एग्जैक्टली है, क्वोटेंट है, और ये रिमाइंडर एग्जैक्टली है, क्वोटेंट है और ये रिमाइंडर है, जिसको हम जितना टाइम लेके जाते हैं। ठीक है, और इस सिचुएशन को फॉलो कैसे मैंने किया? 9 से एग्जांपल लिया कि 9 और 2 मैंने दो डिजिट मान लिया, 9 ए के जगह पे है और 2 बी के जगह पे है। 9 क्या है? वो ग्रेटर है किससे? 2 से, ये बड़ा है, तो क्या कहता है? 9 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस आर। अब आर की वैल्यू क्या होगी? 1 या 0 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने डिवाइड किया, 2 4 जा 8, क्यू की वैल्यू मैक्सिमम 4 हो सकता है, और रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, जो कि आप यहां से चेक कर सकते हैं ये 2 से छोटा है। बस यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, बस यही है और कुछ नहीं है। बात समझ आप लोगों को आई अच्छे से? हाँ, एक और चीज है इसमें, इसको आगे कहा गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम,
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका यूज किया गया HCF निकालने के लिए, जिसका यूज किया गया है HCF निकालने के लिए। मैं आगे आप लोगों को क्वेश्चंस के जैसे एक्सरसाइज 1.1 है इसमें डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों को इसके बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या, आप लोग भागिए मत, सीखिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या, तो इसको स्किप कर देते हैं, यूक्लिड डिवीजन बहुत बोरिंग लगता है, अक्सर मैं सुना हूं बच्चों से, लेकिन आप लोग भागिए मत, सीखिए, कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था, इससे ईजीएस्ट मेथड नहीं हो सकता है, और बहुत अच्छी चीज यूक्लिड साहब ने हमें दे गए हैं। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है, कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, अब जैसे देर का पहला दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, HCF हमें निकालना है 135 एंड 225, ठीक है, 135 और 225। अब सबसे पहले अब चेक करते हैं इसमें कि इसमें बड़ा कौन है, तो 225 है, 225 है, छोटा कौन है, 135 है, कौन है, 135, ठीक है। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या कह ले लीमा, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। वी यूज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 225 इज इक्वल टू 135। अब ध्यान से देखिए, ये क्या था, Q प्लस R, मैं आपको मिटा कर दोबारा मैं लिखूंगा, अब Q था और R था, अब R जो रिमाइंडर जो एग्जैक्टली होगा 135, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये जो R की जो वैल्यू हो सकती है वो 0 के इक्वल होगी या 0 के बराबर छोटा होगी, 0 से ये जो R होगा बड़ा होगा, सॉरी 0 से R बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, इक्वल होगा, लेकिन 135 से क्या होगा, ये छोटा होगा। बात समझे, यानी 134 तक आपका डिनोमिनेटर हो सकता है, मैं डिनोमिनेटर रिमाइंडर 135 तक हो सकता है। अब आइए ट्राई करते हैं 135 से कितने टाइम में जा सकता है। 13 2 जा 260 हो जाएगा, मतलब क्या आता है 270 हो जाएगा 2 टाइम में, तो हम इसे 1 टाइम में लेके जाएंगे, यानी कि a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहां 1 रखते हैं, 135। अब 135 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 135 इसमें माइनस करता हूं तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या आता है, या आप लोगों को समझने के लिए मैंने वो लिखा था, रिमाइंडर क्या आएगा, 5 से 5 को माइनस किया, इसकी वैल्यू आ गई 0, इसके बाद में 2 से 3 नहीं जाएगा, 12 से 3 को अगर सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है इसकी 90 आती है, ठीक है, कितनी आती है, 90 आती है, ये 1 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब फिर ये सिचुएशन क्या करता है कि अब हमारे पास में, अब जो हमारे पास में ये जो एग्जैक्टली था वैल्यू, इसको हम लोग यहां पे ले आते हैं, अब जिससे हमने डिवाइड किया एग्जैक्टली उसको हम लोग b के जगह पे लेके आ जाते हैं, b के जगह पे, सिंपल सा तरीका है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो b था एग्जैक्टली इसको, और ये a था, हमने क्या किया, b को a के जगह पे ले आया। मैं आपको क्वोटिएंट, डिविडेंड और रिमाइंडर इन सारी चीज़ों का चर्चा नहीं कर रहा हूं, अक्सर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये सिंपल सा तरीका है कि b जो था वो अब a बन चुका है, क्या बना है, a बन गया, और जो रिमाइंडर मीन्स जो r था अब वो क्या बन चुका है, आप लोगों के लिए b बन चुका है। अब नया हम लोग q ढूंढेंगे और नया हम लोग r ढूंढेंगे, नया क्या ढूंढेंगे, q ढूंढेंगे और नया r ढूंढेंगे। अब 90 से अगर डिवाइड करता हूं मैं तो फिर ये 1 टाइम में जाता है, तो हमारे पास में नया q क्या मिलता है, 1 मिल रहा है, और रिमाइंडर अगर हम लोग इससे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में आता है 45, क्या आता है, 45। फिर मैंने यहां पर ट्राई किया, आप लोग फिर से गौर से देखें, यहां भी इस सिचुएशन को ये फॉलो कर रहा है, ये 0 से क्या होता है, इक्वल है या 0 के से बड़ा है रिमाइंडर, लेकिन 90 से ये एग्जैक्टली क्या है, छोटा है, 90 से क्या है, छोटा है रिमाइंडर। बात समझ आप लोगों को आई। अब फिर से पुराने सिचुएशन में चलते हैं, 90 जो होगा एग्जैक्टली वो a की जगह पे आएगा, 90 जो होगा a की जगह ले लेगा, और 45 है वो b की जगह लेता है, किसका जगह लेगा, b की जगह लेगा, 45 ले लेगा। अब इसको जरा ट्राई करते कितने टाइम, 45 2 अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 90 हो गया, और आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो किससे डिविजिबल हुआ, 45 से लास्टली, तो ये दोनों डिजिट का जो HCF होगा एग्जैक्टली क्या होगा,
45 होगा। क्या होगा? 45 होगा। इन दोनों का कॉमन एक इंटीजर कौन सा बना? ये 45 बना। कौन सा बना? 45 बना। क्लियर है? तो हम लोग क्या सीखे यहां पर? हम लोगों ने यही सीखा ओवरऑल कि एसीएफ इस प्रोसेस से निकालने के मतलब यह था कि दोनों में वो डिजिट कॉमन हो। अब जरा देखें, रिमाइंडर हमेशा ही यहां आ जाता है। रिमाइंडर जो होता है हमेशा ही बी बन जाता है अगले टर्म में। ठीक है, तो जब तक आपके रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक इस प्रोसेस को हम लोग आगे लेके चलते हैं। जैसे नॉर्मल पहले में क्या होता था कि हम लोग डिवाइड करते हैं और कट जाता है या रिमाइंडर 1 बच जाता था, हम उसको एचसीएफ में हम लोग मान लेते हैं कि एचसीएफ इसका ये निकल गया। लेकिन ये तब तक प्रोसेस को जारी रखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को, तब तक कि जब तक कि 0 वैल्यू नहीं आ जाए किसका? रिमाइंडर का। तो जिससे ये डिविजिबल हुआ वही इसका एचसीएफ हुआ। लिखेंगे फिर क्या हम लोग? हेंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। क्या होगा? 45। अब मैंने इसके लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज किया। बात समझ में आप लोगों को आ गई? बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब मैं आप लोगों को इतना डिटेल ABC करके नहीं, सीधे सीधे मैं आप लोगों को सवाल करके सिखाऊंगा। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल क्लियर है? हम क्या करते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा मिलता है सबसे पहले चेक करते हैं इसमें बड़ा कौन है, इसमें बिगर कौन है, ठीक है, और स्मॉलर कौन है। तो बिगर को हम लोग पहले लिखते हैं, ऐसे इस साइन बना देते हैं। लिखेंगे क्या? वी यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सिंपल हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग बड़ा को यहां लिखते हैं और जो हमारा एल्गोरिथम था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आर इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, या कैसे द बिगर देन 0 बट स्मॉलर देन रिमाइंडर, सॉरी बी स्मॉलर देन बी। इस सिचुएशन को मैं हर बार लिखते जा रहा हूं, इसको लिखते जाएं आप लोग, और इस प्रोसेस को तब तक करें जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाता है। अब जो लास्ट से जिसे डिविजिबल होगा ये 90 या जो भी हो, वही इसका क्या बनता है? एचसीएफ बनता है। यही प्रोसेस है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बात समझ आप लोग को आई? ठीक है, चले अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, इसी का मतलब कि कह सकता हूं कि फर्स्ट का 2। इसमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है? 196 एंड 38220। ठीक है, अब जरा देखें, अब इनमें हम चेक करते हैं कौन बड़ा है। ये बड़ा है तो हम लिखेंगे पहले 38220 इज ग्रेटर देन 196। वी यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ 38220 इज इक्वल टू, यही ना, कोई गड़बड़ नहीं है, 38220 ओके, इक्वल टू 196। अब हमें क्या ढूंढना है? क्यू ढूंढना है, और क्यू ढूंढने के बाद में सब्सट्रैक्ट करना है कि भाई रिमाइंडर क्या आएगा। सिचुएशन हमारा क्या कह रहा है भाई? ध्यान से समझिए आप लोग कि रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा, सॉरी ये रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है, लेकिन छोटा किससे है? एग्जैक्टली वो छोटा होगा बी, यानी कि 196 से वो छोटा होगा। अब जरा हम लोग ट्राई करते हैं इसको, कितनी बार में जाता है? 196 को 19 टू जा होता है बेसिकली 38, ठीक है, लेकिन 6 टू जा 12, 38 से 39 2 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा यहाँ तक, तो ये हम लोग 1 टाइम में लेके जाते हैं, 1 टाइम में लेते हैं। 196 को हम लोग यहाँ मैं यहीं पर मैं इसको लिख रहा हूँ, आप लोग रफ बनाएं। हमेशा ही आप लोग एक पेज के साइड में आप लोग रफ बना ले और आप लोग प्रॉपर मेथड को फॉलो कर अपने डिवीजन के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे आप लोग डिवीजन आता भी हो, ठीक है, प्रैक्टिस करें तो वो पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कोई इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं। अगर मैंने क्या, मैं ये लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से मिटा दूंगा। 196 को मैंने एक बार में लेकर गया, 12 से 6 से माइनस किया तो कितना हो गया मेरा? ये 6 हो गया, ये हो गया आपका 17 को 9 से माइनस करता हूँ मैं, तो ये मेरा हो जाता है 8, और इसके बाद में फिर ये 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 186 हो जाता है। 186 पे मैं क्या उतारूंगा? 2 को उतारूंगा। अब जरा सोचे कि 19 9 कितना होता है? 171,
और 6 9 जा 54 होता है। कितना होता है? 6 9 जा 54 होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 ऐड करूंगा, कितना हो गया? 5 1 6 हो गया और ये 4 हो गया, तो 1764 हो रहा है। लेकिन अगर मैं 19 टेंजा की बात करता हूं तो 1960 हो जाता है, जो इससे बड़ा हो जाता है। मतलब क्या होता है, मैं 9 टाइम में यहां ले जा सकता हूं। तब देखिए 6 9 जा 54, 5 कैरी ऑन किया, और 19 9 जा 171, 171 में मुझे ऐड कितना करना है? 5 को, तो 176 हो गया। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 12 से 4 को मैं सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे वैल्यू आ गई 8। इसके बाद में ये 5 हो गया, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये साहब 17 हो गया, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अब 98 पे कितना आया? मेरे पास में 0 आ गया। अब जरा गौर से 19 5 जा होता है 95, 19 5 जा 95, और 6 5 जा 30। 95 में 3 को ऐड कर देते हैं तो होता है 98, यानी कि इजिली ये डिविजिबल है। 98 कितने टाइम में लेकर गया? मैंने 5 टाइम में लेकर गया, ये कैंसिल आउट हो गया। बात समझ में आप लोग? ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं फटाफट। अब मैंने क्या किया कि मैंने पूरी की टेबल है कि मैंने 19 से मैंने अप्रॉक्सीमेट निकाल लिया कि कितनी टाइम में ये जा सकता है। ठीक है, प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ चुका है। ये भी आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कॉपी में यहां ना करें आप लोग, कॉपी में इधर रफ में लिख लें आप लोग, कहीं साइड में वहां करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसे अब मिटाने वाला हूं। अब देखिए आप लोग, क्यू की जगह किसने ले लिया? 195, लेकिन रिमाइंडर तो मेरा 0 ही रहा। रिमाइंडर क्या रहा? मेरा 0 ही रहा। रिमाइंडर क्या रहा? मेरा 0 हो चुका है। तो एक ही बार में तो डिविजिबल हो गया। मतलब क्या होता है कि 195 से ये दोनों डिजिट जो है एग्जैक्टली 195 जो है एग्जैक्टली 195 से डिविजिबल है, तो इसका एचसीएफ कौन होगा? 196 होगा। 196 से ये डिविजिबल है। ठीक है जी, तो इसके लिए कितने टाइम है? 195 टाइम में। तो इन दोनों के लिए क्या एचसीएफ बनेगा ना? 196 तो खुद ही है और 38220 है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 196 है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा? 196 होगा। लिखेंगे हेंस HCF of 38220 and 196 इज 196। बात समझ में आप लोगों को आई? कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात समझ में अच्छे से आपको आ रही है? तो ये था दूसरे के लिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड की तरफ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? 867 एंड 255। अब इसमें हम चेक करते हैं इसमें बड़ा कौन सा नंबर है, इसमें बड़ा डिजिट कौन सा है? 867। हम चेक लिख सकते हैं ऐसे 867 इज ग्रेटर देन 2 5 एंड 5। ओके, लिखेंगे फिर हम लोग नाउ वी यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर गेटिंग, नहीं गेटिंग की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिख देते हैं, एचसीएफ ही तो निकालना है। अब आते हैं इधर से 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई। अब क्यू की जगह हम लोग क्या रखते हैं? कितनी टाइम में गया है। ठीक है, कितनी टाइम में? अगर देखो तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम में ले जा सकता हूं। क्यों? 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 3 जा क्या होता है? 15, तो मैंने लिखा 5। 25 3 75, ये कितना होता है? 75 हो गया, 76 हो गया। ठीक है, अब फिर से देखें आप लोग, 5 3 जा 15, 1 कैरी ऑन, 25 3 जा 75 होता है, अब 1 ऐड कर दिया, इस तरह 76 हो गया। 7 से 5 को सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास में 2 आ गया, और 6 से 6 किया तो 0 हो गया। ये 8 से 7 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, कितना हुआ? 102 हो गया। बात समझ आप लोगों को आ गई? अब मैंने कितने टाइम लेकर गया? 3 टाइम लेकर गया, मेरा रिमाइंडर कितना गया? 102 आया। रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया? 102 आ गया। अब 2 to 5 को मैं यहाँ लेके आऊँगा, 255 को यहाँ लेके आऊँगा, और 10 मैं 2 को लेके यहाँ जाता हूँ। ठीक है, अब जरा ट्राई करते हैं, ये ज़्यादा से हम 2 टाइम में ले सकते हैं, तो कितना हो गया? 204, यानी कि हमने 2 टाइम में लेके गए,
204 है तो कितना बच गया रिमाइंडर हमारे पास में 51 बच गया। क्या बचा? 51 बच गया। अब 102 है, फिर से मैंने 102 को यहाँ लेके आ गया 51 से। कितने टाइम में? 51 2 जा 102 होता है, 51 2 जा 102 होता है। डिनोमिनेटर या रिमाइंडर कह लें आप लोग, रिमाइंडर यहाँ पर होगा 0 आ चुका है। मतलब हमारे पास HCF क्या मिला? 51। हम लिखेंगे क्या कि वी गेट HCF ऑफ 867 and 255 इज 51। क्या आया? 51 आया। बात समझ आप लोग आ गई? कोई डाउट तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? बहुत सिंपल था ये। तो इस तरीके से हम लोग HCF निकालना सीखे। यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए हम लोग ने HCF निकालना सीखे कि HCF कैसे निकाला जाता है। बात समझ आप लोग का स्पष्ट आ गई है? कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहता है क्या कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या है? कोई इंटीजर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? तो आइए हम देखते हैं आगे। कहता क्या है कि किस फॉर्मेट में हो, वो होना चाहिए 6q + 1। ध्यान रहे, कह रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 क्या है? ये लोग ऑड इंटीजर हैं। क्या है ये? ऑड इंटीजर। मतलब क्या कहता है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। हमें ये प्रूफ करना है, शो करना है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं? वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करना होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करने के लिए हमने क्या सीखा? ए और बी दो इंटीजर हैं, क्यू और आर जो एग्जैक्टली है वो अलग से हैं, जो उस सिचुएशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी पर आना होगा हमें। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। आप लोग लेट ए एंड बी आ पॉजिटिव मैं नॉर्मल इंटीजर लिख रहा हूं, ऑड इंटीजर भी, ऑड इंटीजर की नहीं चर्चा कर, मैं इंटीजर के लिख रहा हूं। ठीक है, वेयर b इज इक्वल टू 6। मैंने क्या कर लिया? b की वैल्यू किसके बराबर रख ली? मैंने 6 के बराबर रख ली। ठीक है, नाउ वी यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ध्यान से देखिए आप लोग, a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 6 × q + r। अब ये जो r है एग्जैक्टली, r एग्जैक्टली है वो किससे छोटा होगा? 6 से छोटा होगा, लेकिन 0 के इक्वल होगा और 0 से वो बड़ा होगा। यानी कि अगर मैं कहूं तो r एग्जैक्टली क्या वो हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा, और 0 भी हो सकता है। क्या होगा? 0 हो सकता है। तो एक चीज आप लोग को मैं सिखाऊंगा अलग से कि नंबर्स जो एग्जैक्टली हैं, मैं ऑड और इवन की बात कर रहा हूं, उनकी मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में रिजल्ट क्या आता है। आइए जरा गौर से देखते हैं। अगर मैं देखूं 2 + 2 करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है? 4। लेकिन मैं 2 + 3 करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है? 5। फिर से देखिए आप लोग, अगर मैं 4 - 2 करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है? 2। या मैं 2 - 2 भी करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है? 0। ये लास्ट में समझ में आएगा मैं क्यों कर रहा हूं आप लोगों को। या फिर मैं कहूं कि 5 - अगर मैं 3 करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है? 2। और 5 - अगर मैं 2 करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है? 3। हम लोगों ने क्या सीखा यहां से कि अगर मैं इवन प्लस इवन करता हूं तो रिजल्ट क्या मिलता है? मुझे इवन मिलता है, हमेशा ही इवन मिलेगा। आप कोई भी डिजिट उठा कर देख लें।
अगर मैं इवन को मैं ऑड के साथ में ऐड करता हूं तो रिजल्ट क्या मिलता है मुझे? ऑड मिलता है। क्या मिलता है? ऑड मिलता है। इसे आप लोग प्रैक्टिस कर, रटे नहीं, समझ लीजिएगा आप लोग। दूसरा, अगर मैं इवन से माइनस करता हूं इवन को तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता है? इवन मिलता है। ये जीरो क्या होता है? ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। और जीरो जिस डिजिट के साथ में रिलेट हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं, उसके साथ में ऐड हो जाता है, लास्ट डिजिट किसी का भी जीरो होता है, वो नंबर इवन हो जाता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। इवन नंबर मतलब ये होता है एग्जैक्टली कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी डिजिट के पीछे आप जीरो रख के चेक कर लें, वो 2 से डिविजिबल होता है और वो इवन नंबर में आ जाता है। समझे बात को आप लोग? तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। अब आते हैं इधर, ऑड नंबर से अगर मैं ऑड नंबर माइनस करता हूं तो रिजल्ट मेरे पास क्या आता है? इवन आता है। और ऑड नंबर से अगर मैं इवन नंबर को माइनस करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता है? ऑड नंबर मिलता है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लें आप लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है, ये तो था प्लस और माइनस। अब मल्टीप्लीकेशन पे आता है, जरा गौर से देखें आप लोग। 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करता हूं तो रिजल्ट मुझे मिलता है 4। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 3 करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट मिलता है 6। ये ऑड नहीं है, सॉरी इवन नहीं है, ऑड है। 6 को क्या कहेंगे? ऑड कहेंगे? नहीं कह सकते, ये इवन है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अब आगे देखें आप लोग कि 2 को अगर मैं किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें इवन ही मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें इवन ही मिलेगा। अब आते हैं फिर से, अगर मैं यहां पर 3 की बात करता हूं, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 6 आएगा, और 3 को मैं गलती से 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ, और 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में 9 मिला। बस इतना काफ़ी मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब समझिए कैसे आप लोग। अगर मैं, देखिए ध्यान से, कि अगर मैं ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या मिला मुझे? नहीं सॉरी, रुक जाइएगा, स्पेस की कमी हो रही है। मैं इस चीज़ को आप लोगों को कहाँ लिखूं? थोड़ा स्पेस देके यहीं पर लिख दे रहा हूं। ध्यान से देखिए आप लोग, 2 मल्टीप्लाई मैंने 2 किया तो क्या मिला? रिजल्ट 4। यानी कि इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? इवन मिलेगा। फिर से देखिए, 2 मल्टीप्लाई मैंने 3 किया तो रिजल्ट क्या मिला मुझे? 6। यानी कि इवन को मैंने ऑड से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या मिला? इवन। क्या रिजल्ट मिला मुझे? इवन। अब आगे चलते हैं, 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता है? 6। यानी कि अगर मैं इवन को, सॉरी ऑड को अगर मैं इवन से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता है? ऑड और इवन मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास आता है इवन नंबर। 3 मल्टीप्लाई 3, गौर से देखें आप लोग, 3 3 जा 9, यानी कि 9 मिलता है। अब देखिए, अगर मैं ऑड की बात करूं, मल्टीप्लाई करूं ऑड से तो रिजल्ट क्या मिलता है? ऑड मिलता है। बस इतना ही। अब ध्यान से देखें कि अगर मैं इवन को इवन से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या मिला मुझे? इवन मिला। अगर इवन को ऑड से मल्टीप्लाई किया, यानी कि कोई भी इवन डिजिट है अगर उसके साथ अगर ऑड का मल्टीप्लिकेशन होगी तो रिजल्ट आप लोगों को इवन ही आएगा, चाहे आप 4 से मल्टीप्लाई करें, कोई भी हो, क्योंकि जितने भी इवन होंगे वो 2 के प्रोडक्ट होंगे, सॉरी 2 उनका फैक्टर होगा, 2 उनका फैक्टर होगा, कंफर्म है। तो अब जरा गौर से देखें आप लोग, जैसे मैं 3 इंटू 3 किया हूं तो 9 आया, तो क्या मिला? ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? रिजल्ट मुझे ऑड मिला। तो अब इसके तरफ आते हैं, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास में, चाहे ये मेरा डिजिट कोई भी हो, ये डिजिट जो मेरा पास में कोई भी हो सकता है, क्यू की जगह पे 1 2 3 4 5 जो मर्जी रख सकते हैं आप। 6 क्या है? एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर में अब इसके साथ में कोई भी डिजिट आएगा तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या मिलेगी? इवन ही मिलेगी इवन। लेकिन इवन में हमें क्या ऐड करना होगा? अगर मैं इवन ऐड कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिल जाएगी? इवन मिल जाएगी। लेकिन ये चर्चा तो ऑड नंबर की कर रहा है, ये डिस्कस तो ऑड नंबर कर रहा है। ध्यान समझिए, बस एक सवाल ये आप लोग अच्छे समझ जाएंगे तो फिर आप लोगों को लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छी चीज समझा रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही केयरफुली समझा रहा हूं आप लोगों को। इस बात को आप लोग बिल्कुल सावधानी से समझें। आप लोग, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो तो बिल्कुल घबराए नहीं, हड़बड़ाए नहीं, आराम से सीखने की कोशिश करें। इस चीज को बहुत ही यूजफुल है, एग्जामिनेशन बहुत फायदा होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? देखिए हमें स्किप क्या क्या करना है।
अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 केसेस को हमें सॉल्व करना होगा। मैं उससे आप लोगों को बचाना चाह रहा हूं और एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसलिए इस बात को अच्छे से समझे आप लोग कि अगर मेरे पास में, ध्यान से देखें, अगर यहां पर मुझे 6 से किसी भी डिजिट से 1 से मल्टीप्लाई करूं 6 मिलेगा। 6 जो एग्जैक्टली क्या होता है, 6 के एक फैक्टर होगा, जितना भी उसके साथ प्रोडक्ट में आएगा 1 2 3 4 100, जितना मर्जी प्राइस इसमें इवन से करें ऑड से करें कोई फर्क नहीं, रिजल्ट मेरे पास में आना क्या है, इवन ही आना है। लेकिन हमें तो चाहिए ऑड, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, रिमाइंडर को हमें चेंज करना होगा। रिमाइंडर में क्या रखना पड़ेगा, ऑड रखना पड़ेगा। या तो 1 रख लेंगे, या तो 1 3 रखेंगे, या 5 रखेंगे ऑड लाने के लिए। यानी कि हमें 0 को ऑड रिमाइंडर छोड़ना होगा, इसके बाद में 2 हटाना होगा और 4 को रिमाइंडर हटाना होगा। यानी कि इस फॉर्मेट में हमारे पास में रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ 1 3 और 5 हो सकता है। बात समझ में आप लोगों को है? तब केस 1 की तरफ चलते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 6q मल्टीप्लाई बाई, अब कुछ भी रख सकते हैं, q प्लस आप रिमाइंडर क्या होता है आपका 1 हो सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसकी फॉर्मेट क्या बनती है, 6q और ये +1। आप लोगों का प्रूफ हो चुका है कि ये जब भी होगा तो ये क्या होगा, एक ऑड इंटीजर। अब जस्टिफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए। q की जगह पहली बार मैं 1 रख रहा हूं, समझिए आप लोग, कितना 6 बन जाए 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अब 6 मल्टीप्लाई क्या रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं, +1 करो, 6 2 12, 1 कितना हो गया आप लोगों का, 13 हो गया। अब जितना भी कर लेंगे जब भी आएगा ये ऑड नंबर ही आएगा, इवन कभी नहीं आ सकता है। जस्टिफाई हो चुका है। बात समझ आप लोगों का अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, थैंक यू। अब दूसरा केस a इज इक्वल टू 6q मल्टीप्लाई, और यहां पर क्या मैंने रखा है, 3 रखा है। क्या रखा है मैंने, 3 रखा है। ये क्या होगा, ये भी एग्जैक्टली ऑड नंबर हो जाएगा। अब चेक करते हैं इसको कैसे, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, जरा ध्यान से देखो, 6 में 6 3 कितना हो गया, 9, 6 2 जा कितना हो गया, 12, 3 कितना हो गया, 15, 6 3 जा कितना, 18, 18 और 3 कितना हो, 8 3 11 होता है, 21 हो गया। जरा देखिए आप लोग, सबके सब ऑड नंबर है, सबके सब क्या होता है, ऑड नंबर है। बात समझ आप लोग आ गई? तो इसको हम लोग भी रख सकते हैं 6q प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मुझे मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। सिमिलरली a इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस 5 रखूंगा तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी आप लोगों का, ऑड नंबर ही आएगा। तो हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट क्या, वी गेट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q plus 5 are not divisible by 2 or 2 is not FACT और फैक्टर ऑफ, अब इन लोगों का नाम लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे hence these numbers are odd, these numbers are odd। बात समझ में आप लोग को आ गई? ये मैं बिल्कुल बुक को फॉलो नहीं किया हूं, मैं अपने तरीके से, अपनी कॉन्सेप्ट की तरीके से और अपने कह सकता हूं कॉमन सेंस से मैंने आप लोग को ये कॉन्सेप्ट दिया है, जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग नॉलेज के लिए होगा। इसमें कोई भी, ये 3 ही नहीं, आप इसमें इस फॉर्मेट में या 6 के मल्टीपल फैक्टर हो या 2 के कोई भी फैक्टर हो, 2q प्लस लीस्ट कम से कम 2q प्लस, अगर इसमें 3 ऐड हो जाता तो ये ऑड नंबर की तरफ जाता है। क्या जाता, ऑड नंबर की तरफ चला जाता है। लेकिन जिसमें इसका फैक्टर क्या है, 2 और 3 है, 2q प्लस ऑड नंबर वो बनेगा ऑड नंबर, 2q प्लस इवन नंबर उसकी वैल्यू क्या होगी, इवन नंबर होगी। बात क्लियर है? तो ये 6 आए, 12 आए, 8 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें अगर आप ऑड नंबर ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑड नंबर होगा। हम जस्टिफाई कैसे कर लिखेंगे, वी गेट दिस आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ये डिविजिबल 2 के द्वारा नहीं है, इसलिए क्या बनते हैं, ऑड नंबर बनते हैं। बात समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? थैंक यू, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। कहता है एनी आर्मी
Contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade. यानी कि जैसे आप लोग 26 जनवरी को देखते होंगे अक्सर कि आर्मी के बैंड होता है, ग्रुप में एक से चलते हैं, तो कह रहा है कि 32 एक एक ग्रुप में अगर आर्मी के बैंड के मेंबर को रखा जाए तो अगर 616 मेंबर हैं टोटल, तो 616 को 32 के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं? सिंपल सा पूछ रहा है। मतलब क्या होता है कि इसका हमें HCF निकालना होगा। हमें क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। पहले लिखेंगे क्या? आपने क्वेश्चन की फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल टू 616। अब एक बात ध्यान से रखिए, मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। member in a band is equal to 32। कितने हैं मेंबर? कितने हैं एक बैंड में? 32 है। What is the maximum number of column? Number of CO column is equal to, हम लोग लिखे क्या है यहाँ पर? HCF of 616 and 32। बात समझ आप लोग को आई? अब यहां आगे करते हैं, लिखेंगे कि वी यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर गेटिंग HCF of 616 and 32। अब आ जाते हैं 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई। अब क्यों ढूंढते हैं? अब जरा देखिए आप लोग कि इजिली मैं इसमें 1 टाइम में तो लेके चला जाऊंगा, तो ये मेरा 1 हो गया। 32 को अगर सब्सट्रैक्ट करूंगा 11 से, अगर मैं 2 को तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? ये हो गया 9। अब ये साफ हो गया 5 से 3 को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास में आता है 2, इसके नीचे आता है 6। अब इसको डिवाइड करता हूं तो 3 9 जा 27 होता है और 2 9 जा 18 होता है। ज़्यादा मतलब 9 टाइम में ले जा सकता हूं। अब जरा देखें, 2 9 जा 18 1, 3 9 जा 27 और कितना हो गया? 28 हो गया। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8। इसके बाद में फिर ये मेरे पास में कितना हो गया? 8 ही हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आई? आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। अब 32 को फिर मैं यहाँ लेके आता हूँ, इज इक्वल टू 8 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या गया? 0। हमारे पास HCF क्या मिला? 8 मिला। क्या मिला? HCF मिला 8। तो हम लिखेंगे क्या कि वी गेट HCF ऑफ अबव नंबर्स इज 8। देयरफॉर फिर से लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ सी इक्वल टू 8। कितना हो गया? 8। बात समझ आप लोग को आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? तो मतलब क्या कहता है कि 616 मेंबर हैं, उनको एक आर्मी बैंड में ग्रुप में उनको मार्च करना है। ठीक है, अब एक बैंड में 32 मेंबर रहने हैं, उनको एक बैंड में 32 होने चाहिए। तो 616 में कितने मेंबर हो सकते हैं? ठीक है जी। तो ऐसे ग्रुप कितने बन सकते हैं? तो 8 बन सकती हैं। कितने बनेंगी? 8 बनेंगे। बात समझ आप लोग को आ गई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है?
यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान समझिए क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, वही बोल रहा है ना, हाँ, पॉजिटिव इंटीजर। अब किस फॉर्मेट में है, 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, सोचिए थोड़ा देर के लिए आप लोग। Square of any positive integer in the form of 3q and 3q+1 or 3q+2. Okay, how we can solve these questions? You should think for the few second or few minutes. Okay, now let's think about this. For few minutes you should imagine a number just like a and b, another number b is equal to 3, b is equal to 3. What we will have to do, a square of a should be in the form of 3q or 3q+1 or 3q+2. Got it? हम लोग क्या करना है, पुराने प्रोसेस पे आते हैं, कुछ नया नहीं, लिखें क्या कि लेट a be a positive integer and b equal to 3. b equal to how much? 3. अब आते हैं, we use Euclid division algorithm. a equal to 3q plus r. अब r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, r should be equal to 0 or less than 3, means r will be equal to which one, 0, 1 and 2, not easy, it will be equal to 3. मीन्स r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब इन तीनों केस को हम लोग यूज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये सही में ये फॉर्मेट होता भी है या नहीं होता है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। अब पहला केस लेते हैं 1 ए, हम पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, लिखेंगे क्या हम लोग, वी स्क्वायर बोथ साइड्स, तो हम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q, ठीक है जी, स्क्वायर अब प्लस 0, पहले रिमाइंडर मैंने क्या रखा है, 0 रखा है, क्या रखा है, 0 रखा है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 9q स्क्वायर, और मैं ये भी लिख सकता हूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। और मैं कुछ देर के लिए ये भी लिख सकता हूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू, मैं इसको q न डाल के मैं लिख देता हूं m लिख देता हूं, और मैं एक्सप्लेन करता हूं m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, या फिर आप इसको q न रख के इसके जगह पे सबसे आसान है आप इसको m रख दें, सबसे आसान हो जाता है, इस q की जगह आप लोग m रख दें, अब इसको क्या करें कि q लेट कर लें, 3m स्क्वायर को आप q लेट कर लें, इसको आप क्या करें, q लेट कर लें, ठीक है। तो अब आपके पास क्या मिलता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q। अब जरा देखें
क्या ये 3q एक किसी डिजिट का स्क्वायर दिख नहीं रहा आप लोगों को? दिख रहा है। अब जस्टिफाई करते हैं क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या है? 3 इंटू एम स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू एम स्क्वायर। अब एम की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, ध्यान रखिए 1 रख रहा हूं, तो 3 जा कितना हो गया? 9। अगर मैं 2 रख रहा हूं तो 2 जा कितना होगा? 4, और 4 यहां रखा हूं मैं आप लोगों को, और 3 जा मैं ये कितना रखता हूं? 9 रखता हूं, और 9 4 जा कितना होता है? 36। ये ए स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसके m के जगह पे 3 रखता हूं तो 3 जा 9 हो गया, और 9 जा कितना होता है? 81 होता है। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाता है? ये 9 आ गया। इसका अंडर रूट करता हूं तो वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गया। इसको मैं छोड़ देता हूं। तो मैंने क्या पाया यहां पर? एग्जैक्टली मैंने ये पाया यहां पर कि कोई भी अगर मैं ऐसे फॉर्मेट में चलता हूं तो जो ए स्क्वायर होगा एग्जैक्टली वो 3q के इक्वल होगा, और जो 3q होगा वो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा वो? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर आप, ये ऑड का भी हो सकता है और ये इवन का भी हो सकता है। किसका हो सकता है? ऑड का भी हो सकता है और इवन का भी हो सकता है। समझ में आई आप लोगों को बात? अब चलते हैं दूसरा। अब इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, समझने के लिए आप लोगों को लिखा हूं मैं सिर्फ। अब केस 2 की तरफ चलता हूं मैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। क्या रखा गया है? 3q प्लस 1। क्यू ना रख करके मैं इसको, मैंने कहा था कि मैं इसको m रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं? मैं m रख रहा हूं अपने तरफ से। लास्ट में से मैं q में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूं? v स्क्वायर बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ इन्हें क्या करता हूं? स्क्वायर कर देता हूं। ये भी स्क्वायर हो गया, और ये 3m प्लस 1 इसका भी मैंने क्या किया? स्क्वायर कर दिया। अब जरा ध्यान से देखें आप लोग, ए स्क्वायर, ये ए और बी, ए प्लस बी के फॉर्मेट में लेके जाता हूं तो क्या बन जाता है? 3m टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1 प्लस 1 टू द पावर 2। अब इसकी वैल्यू क्या मिल जाती है मुझे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6m हो गया, इसके बाद में 1। मैं इसके अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अब मुझे क्या चाहिए? फॉर्मेट क्या चाहिए मुझे? 3m प्लस 1 में चाहिए, यानी कि इसको चेंज करना होगा मुझे। तो यानी कि हमें क्या चाहिए? 3q प्लस 1 में चाहिए। तो इस 1 को यही छोड़ देते हैं हम लोग, और इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं कि कॉमन निकालते हैं 3 को। तो हमारे पास क्या आता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ कॉमन के रूप में, और मेरे पास में 3 दोनों में कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आता है? 3m स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 2m होता है, और प्लस 1 हो जाता है। अब फिर मैं इतने को मैं क्या कर लेता हूं? मैं q मान लेता हूं। फिर इसको मैं क्या लिखता हूं? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q और प्लस 1, ब्रैकेट में यहां लिखूंगा q इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 2m। बात समझ में आप लोगों को आ गई? अब ध्यान से देखें आप लोग कि इस फॉर्मेट में आप कोई डिजिट डाल लें स्क्वायर ही आएगा। जैसे 1 हो गया, इसका अगर इसकी वैल्यू कितना 1 रखा हूं तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 हो गया। अगर यहां पर 3 ही हो जाएगा ये, तो 3 2 कितना हो गया? ये 5 हो गया। अब देखिए ध्यान से आप लोग, 5 हो गया। अब 5 3 जा कितना हो गया? ये 15 हो गया। 15 और 1 कितना होता है? 16 होता है। 16 क्या 4 का स्क्वायर है कि नहीं है? 4 का स्क्वायर है। तो अगर चलिए m के जगह मैं 2 रख लेता हूं कुछ देर के लिए, तो 2 2 जा कितना हो गया? ये मेरा 4 हो गया। ये 2 जा 4 3 जा कितना हो गया? 12 हो गया। 12 और 4 कितना होता है? 16 होता है। 16 3 जा कितना होता है? 48। 48 में 1 को ऐड करेंगे कितना बनेगा? 49 बनेगा। अब इसको स्क्वायर कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। आ रही है ना? तो आप लोग प्रूफ में पता चल गया आप लोगों को क्या होता है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। यहां तक कंफर्म हो गया? सब चलते हैं। केस 3 हमारे पास क्या है? हमें रखना होगा 2। अगली बार रिमाइंडर क्या रखते हैं? हम 2 रखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? a इज इक्वल टू 3, एग्जैक्टली 3 मैं रखता हूं इसको m,
3m+2। अब स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ में, तो हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m+2 टू द पावर क्या होता है, 2 होता है जी। अब इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3 3 जा 9m प्लस कितना हो गया, 3 2 जा 6 2 जा कितना होता है, 12m हो गया प्लस 4 हो गया। अब इसको थोड़ा ही फैक्टर में चेंज कर लेते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे भी 9m प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1, ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको। अब इसमें क्या करता हूँ, इन सब में मैं क्या निकाल लेता हूँ, कॉमन 3 को। क्या लिखता हूँ यहाँ पर, ये ए स्क्वायर एज यूजुअल है, ये ए स्क्वायर एज यूजुअल, ये मैं 3 कॉमन निकाल दे, मेरे पास में क्या आ गया, ये 3m प्लस 3 4 जा 12 होता है, तो 4m, ये स्क्वायर है, ध्यान रखें आप लोग, ये स्क्वायर है, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, 4m और प्लस कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस 1 हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, इसको, इसकी वैल्यू को मैं रख लेता हूँ एग्जैक्टली, मैं लिखूंगा q, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, q लिख देता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है जी। अब मैं इसके लिए पर मैं डैश देके लिखूंगा कि q इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना वैल्यू है, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 है। ठीक है जी, बात समझ में आप लोगों को आ गई, 3m प्लस 1 है, कोई डाउट तो नहीं है। तो अब हमने यहां भी क्या देखा कि इस फॉर्मेट अगर रिमाइंडर 2 भी रहता है तो वो क्या होता है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर ही बन रहा है यहां पर, यानी कि तीनों फॉर्मेट में हमने चेक किया। अब एक जरा एग्जांपल आप लोगों के लिए ले लूं मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं जो हमने निकाला वो बिल्कुल सही निकाला है। आइए चेक करते कैसे। अगर मान लीजिए m की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं, तो 4 3 कितना होता है 7, 1 कितना हो गया 8, 8 3 जा 24, 24 और 1 ऐड कीजिए 25, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलिए m की जगह मैं 2 रख लेता हूं, तो 2 रखता हूं तो 4 2 जा कितना हो गया 8, और 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 3 जा कितना 12, 12 और 8 कितना हो गया आप लोगों का 20, 20 और 1 कितना 21 हो गया, 21 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 63 होता है, 21 3 जा 63 होता है, 63 में 1 को ऐड कीजिए 64 होता है। क्या 64 आपको स्क्वायर नहीं पता है, किसका स्क्वायर है वो, 8 8 जा 64, क्या बना ये भी एक स्क्वायर बना। तो हमने क्या सीखा कि 3q और 3q प्लस 1 जो एग्जैक्टली है, ये ऐसा फॉर्मेट है जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का एग्जैक्टली कह सकता हूं कि ये स्क्वायर बनेगा। कोई भी रख लें, यहां भी रखते हैं तो आप इजीली आप पा सकते हैं कि किस तरीके से स्क्वायर होगा वो, और हमने आपके सामने प्रूफ भी करके दिखाया तीनों केसों में अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हमने क्या सीखा, एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, एंड देन आफ्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड square of any positive integer is either form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. Now we are going to discuss cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. मीन्स अब जो हम सीखने वाले हैं, जो किसी भी डिजिट, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, कहता है एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो बनेगा एग्जैक्टली उसकी फॉर्मेट क्या होगी, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं। तो हमें क्या सीखना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। फॉर्मेट क्या है भाई, 9m समझते हैं पहले, 9m प्लस 1
और 9m + 8 है, यही है ना? हाँ जी। तो कोई क्वेश्चन करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले अपना रफ वर्क जरूर करना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए। ये मेरी तरफ से आप लोगों को फ्री का कह सकता हूँ कि सलाह है या सजेशन है कि आप जरूर रफ वर्क करें, चाहे इवन एग्जामिनेशन में भी हैं तो आप रफ वर्क जरूर करें। रफ वर्क नहीं करेंगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, कुछ गलती हो सकती है। तो इसको हम लोग अगर रखना हो, क्यूब रखना है, ध्यान रखिए आप लोगों को क्यूब रखना है, तो इसे हम लोग 9 नहीं मानते हैं। b की वैल्यू जो होगा यहां पर हम 9 नहीं रख करके हम b की वैल्यू को 3 रख लेते हैं। क्या रखते हैं? 3 रखते हैं। आप पूछिए 3 क्यों? तो आप जरा गौर से देखिए कि अगर 3 रखूंगा तो रिमाइंडर जो एग्जैक्टली होगा हमारा वो 0 के इक्वल होगा, लेकिन ध्यान रहे वो 2 के इक्वल हो सकता है। नहीं, मैं पूरा लिख देता हूं, 3 से छोटा होगा, यानी कि उस रिमाइंडर क्या हो सकता है हमारा 0, 1 और 2 हो सकता है। अब क्यूब की बारी है। अब जरा गौर करें, 2 का क्यूब करता हूं तो कितना आएगा मेरा? 8 आएगा। 1 के क्यूब करूंगा तो 1 ही आएगा। 0 क्यूब करूंगा तो 0 ही आएगा। तो मेरे पास में फॉर्मेट जरा देखें तो इसके साथ में 0 है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 8 है, आ गया। तब हम लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि b की वैल्यू 9 ना रख करके, अगर 9 रखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकालना होगा, लेकिन हम उसको शॉर्ट में आते हैं और हम उसके जगह 3 रख लेते हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं। लिखें क्या? लेट अस एज्यूम दैट a इज एन, पॉजिटिव बोल रहा है तो एन नहीं होगा, a पॉजिटिव इंटीजर एंड b equal to 3. Now we use Euclid division lemma. A equal to 3 multiply q plus r, where r is equal to 0 and greater than 0 but smaller than 3, means r equal to 1 or 2 or 0, means any one. अब हम 3 केसेस वी विल हैव टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ द दीज 3 केसेस। अब पहला केस लेते हैं, केस 1। a इक्वल टू 3, अब m है, मैंने q रखा है क्योंकि q को फिर बाद में हम लोग n में लेट कर लेंगे। 3q और प्लस 0। ध्यान से देखिए, लिखेंगे हम लोग लिखेंगे v क्यूब बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग क्यूब कर देते हैं। ये वैल्यू क्या हो गई a क्यूब, ये क्या होगा 3 क्यूब, अब प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको मैं क्यूब रख लेता हूँ सीधे, 0 कुछ भी कर लें तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। अब इसके जगह मैं लिख सकता हूँ कि a क्यूब इज इक्वल टू 27 q टू द पावर क्यूब। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, हमें फॉर्मेट क्या चाहिए 9 का, तो मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 3 क्यूब क्यूब लिख सकता हूँ, 3 क्यूब लिख सकता हूँ। अब फिर ये भी लिख सकता हूँ 9 इंटू इसकी वैल्यू में लिख सकता हूँ m, रख सकता हूँ m। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं m इज इक्वल टू 3 क्यूब टू द पावर 3। ठीक है, अब वहां लिखेंगे वेयर m इज एन पॉजिटिव इंटीजर, m इज एन पॉजिटिव इंटीजर, बस इतना ही लिखेंगे। अब छोड़ देंगे, ये केस 1 हो गया हमारे पास में। अब जस्टिफाई करने के लिए आपको मैं बता दूं, सीधे से क्या बोलता है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब चेक करें कैसे, m क्यू की वैल्यू का 1 रखता हूं तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 27 होता है। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। इसका क्यूब है 3 का क्यूब है। अब चलिए q की जगह मैं 1 रखता हूं तो इतना 2 रख लिया, तो लाजमी है कि 2 को अगर 2 मल्टीप्लाई किया 3 टाइम में 8 हो गया, 8 से कितना 24 होता है। 24 को अगर मैं 9 के मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में आता है 240, और 240 से मैं अगर 24 को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो 20 और हो गया 216 होगा। अब ये किसका होगा? ये मुझे लगता है कि 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब होगा। ट्राई कर लेते हैं, चेक करने में क्या जाता है। अगर जरा ध्यान से देखें, मैंने किसका 2 का क्यूब किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 मल्टीप्लाई किसका
3 इंटू 2⁻³ अब ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या 3 का क्यूब नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, ये 2 का क्यूब नज़र नहीं आ रहा है, 2 3 जा कितना होता है 6, एग्जैक्टली 6 का क्यूब होगा। वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 6 की क्यूब मिल गई। बात समझ आप लोग को आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, मैं 2 एग्जांपल से आप लोग को समझाने की कोशिश किया कि ये जो फॉर्मेट हम लोग को मिला है वो किसके बराबर है, वो क्यूब के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग को। अब केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 में क्या रिमाइंडर रखना है, 2 रखना है, सॉरी 1 रखना है। a इज इक्वल टू कितना होगा 3q प्लस 1। हम लोग क्या लिखेंगे, v क्यूब बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग, क्यूब करते हैं। तो ये क्या मिल गया, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1⁻3। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी की पावर क्यूब, a प्लस बी टू द पावर क्यूब की वैल्यू क्या आती है। तो हम जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, a प्लस बी की पावर क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b टू द पावर क्यूब होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी। तो अब मेरे पास क्या था, ये तो a क्यूब ही हुआ, ये 3, अब इसकी 3 क्यूब हुआ तो 3 3 9 3 कितना 27q टू द पावर क्यूब हो गया, प्लस अब 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, 9 3 27 हो गया, ये तो 1 ही रहेगा। फिर मैं लिखूंगा 27, q की पावर यहाँ पर 2 होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी 2 होगी। फिर प्लस पे आते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, 3ab स्क्वायर, b की मतलब 1, 1 की पावर आप 2 करें या जितना कर ले 1 ही होगा, तो 1 3 जा 3 होता है, और 3 3 जा कितना हो गया, ये 9 हो गया। 9 क्या होगा, क्यूब होगा। 1 की क्यूब करते हैं तो ये 1 ही होता है। हमें फॉर्मेट क्या लाना है, 9m प्लस 1, तो 1 को तो हम बाहर रख लेते हैं। अब इन लोगों में से मैं 9 को क्या करता हूं, कॉमन निकालता हूं। क्या निकालता हूं, कॉमन निकालता हूं। अब 9 में इसमें से अगर कॉमन निकाल दो तो यहां क्या बच गया 3, इसका पावर क्यूब ही रहेगा, क्यूब में तो चेंज होगा नहीं। ये भी साहब क्या होंगे 3 क्यूब स्क्वायर प्लस ये 3 3 जा 9 तो कितना होता है 3 क्यूब होता है, और प्लस 1। अब इन टोटल को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे हम लोग, m, यहां मैं लिखते जा रहा हूं a क्यूब, ये भी a क्यूब, a क्यूब इक्वल टू क्या बना 9m प्लस 1। तो आप लोग देखिए जरा, अगर मैंने रिमाइंडर को 1 रखा है तो फॉर्मेट 9 प्लस m आया नहीं आया, आया है वास्तव में आप लोग। अब इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, 1 एक रख के मैं आप लोगों को चेक कर दे रहा हूं। 3 3 9, 9 और 3 कितना होता है 12 होता है। अब जरा गौर से देखें, 12 को अगर 9 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 करना है अब हम इसको फैक्टर भी कर निकाल सकते हैं, जैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली कैसे, तो 12 9 जा होता है 108, अब प्लस कितना होता है 109। एक मिनट रुको, मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं ठीक तो है, 3 3 9 ये 1 होगा, सॉरी ये क्यूब होगा, क्योंकि 9 से तो मैंने कॉमन निकाल दिया, सही। अब मेरे पास में 1 हो गया, तो अगर देखते हैं 3 3 कितना होता है 3 3 6 6 1 कितना 7 होता है, ये 7 हो गया। अब 9 7 जा कितना हो गया 63 हुआ, 63 में 1 को ऐड किया कितना 64 हुआ। अब इसका क्यूब रूट करता हूं तो किसकी वैल्यू आती है, ध्यान से देखिए 4 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है 64 होता है। तो हमारे पास में बिल्कुल सही है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रूफ हो गया ये भी हमने प्रूफ कर लिया। अब केस 3 की बारी है। केस 3, हाँ कुछ अगर बीच में स्टेटमेंट वगैरह देना होगा तो बुक के अकॉर्डिंग आप लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं। उस चीज़ों को मैं आप लोगों को बोल कर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी जगह कमी की वजह से उन चीज़ों को मैं पूरा डिटेल में एक एक स्टेप को स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी, लेकिन आप लोग स्टेटमेंट को अपने हिसाब से लिख लेंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट बुक की तरह ना लिखेंगे, अदरवाइज लगेगा कि आप सभी लोग एक दूसरे से कॉपी कर लिए हैं। कभी एग्जामिनेशन में या टेस्ट वगैरह देते हैं, थोड़ा सा अपना उसमें अपनापन डालिएगा, ठीक है, ताकि टीचर को लगे नहीं कुछ इसने एफर्ट लगाया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको एवरेज मार्किंग कर देगा। अब आते हैं केस 3 पर। हम क्या रखते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस क्या था हमारे पास में 2 था। अब क्या करते हैं, क्यूब करते हैं दोनों साइड, v क्यूब बोथ साइड्स। अब क्यूब करते हैं बोथ साइड्स, a की टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 टू द पावर क्यूब। अब a प्लस बी टू द पावर क्यूब की जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास में a क्यूब आता है, ये 3 3 9 27 हो गया,
अब 3 3 जा 9 और ये हो गया 9 3 जा 27, 27 टू जा कितना होता है ये 54 क्यूब स्क्वायर हो गया प्लस, अब इसके बाद 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 हो गया, ये 36 क्या होगा कि ये क्यूब होगा और प्लस ये कितना होगा मेरे पास में 8 मिल गया। क्या मिला मुझे 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। हमें फॉर्मेट क्या चाहिए 8 चाहिए। हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली कि इस 8 को बाहर रख देंगे, कॉमन किसके बीच निकालेंगे, इनके बीच में निकालते हैं, ठीक है, इनके बीच कॉमन निकालते हैं। हमारे पास क्या कॉमन निकालना है 9 निकालना है। हमारे पास क्या बच गया 9 3 जा, ये 9 6 जा प्लस 9 4 जा प्लस 8। अब इसकी वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे मैंने m रख दिया। हमारे पास में क्या मिलता है 9m प्लस 8, क्या मिलता है 9m प्लस 8 मिलता है, ठीक है जी। तो हमने यहां से जस्टिफाई कर लिया कि जो किसी भी अगर पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो उसकी फॉर्मेट 9m प्लस 8 हो सकता है, ठीक है, 9m प्लस 8 हो सकता है। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे आइए चेक करते हैं जरा। 4 और 6 कितना होता है 10 होता है, 10 3 कितना 13 होता है, 13 9 जा कितना आता है 117 होता है, 117 में अगर 8 ऐड करते हैं 125 होता है, तो 125 जो एग्जैक्टली होता है वो 5 का क्यूब होता है। क्यूब अंडर रूट करेंगे तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया, ये भी हम लोग प्रूफ कर लिए बहुत आसानी से। तो ये था क्वेश्चन एग्जैक्टली कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर क्यूब हो वो किस फॉर्मेट में हो सकता है 9m हो सकता है, 9m प्लस 1 हो सकता है, 9m प्लस 8 हो सकता है। बात समझ में आप लोग को आ गई। जो आप लोगों का स्टेटमेंट लिखना हो अपने अकॉर्डिंग आप लोग लिख लीजिएगा। ये बेसिक फॉर्मेट था और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एग्जैक्टली, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1, ये था हम लोग का एक्सरसाइज 1.1। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 1.2 के बारे में और उसमें एक फंडामेंटल थ्योरम आप लोगों को आएगा, पूछेगा इसमें फाइंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम क्या लिखा है वही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, एक्सरसाइज में आएगा, सॉरी एक्सरसाइज में। तो ये था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या कहीं यूक्लिड डिवीजन लीमा के हेल्प से हमने सीखा एग्जैक्टली HCF निकालना। क्या निकालना, HCF निकालना। इसके साथ साथ में इसको अप्लाई करके हम लोगों ने क्या सीखा कि पॉजिटिव इंटीजर किसी संख्या को कैसे कौन से फॉर्मेट हो सकते हैं, अगर किसी संख्या को अगर स्क्वायर किया जाता है तो वो कौन से फॉर्मेट में हो सकते हैं, किसी का क्यूब किया जाता है तो कौन से फॉर्मेट में हो सकता है। क्योंकि आगे आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह करेंगे तो उसमें इन चीज़ों की जरूरत आएगी, तो आपको उस वक्त में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पूछेगा कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछेगा, या फिर पूछ सकता है कि इस फॉर्मेट में किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब क्या फॉर्मेट हो सकता है, तो आप इजीली रख सकते हैं 9m प्लस 1 या 9m या 9m प्लस 8 रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप अगर स्क्वायर पूछे तो इसके पहले हम लोगों ने पीछे हमने किया था तो उस फॉर्मेट को भी हम रख सकते हैं इजीली, हमें दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग बहुत कुछ सीखा इस एक्सरसाइज और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से, ठीक है। तो इस क्लास में अभी तक इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मुझे आप लोगों से प्रोत्साहन मिलेगा और उस प्रोत्साहन से मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को बना के आप लोगों के मैं कह सकता हूँ कि हेल्प करूँगा, और क्या कह सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपके फ्रेंड हैं जरूरतमंद है उन्हें जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।